हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कोसी पीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 2018 का सामाजिक अध्ययन शिक्षण का क्वेश्चन पेपर। मैंने आपको दो पेपर करवा चुके हैं, 2016 और 2019 का। तो हम एक और डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मैं आपको एसएसटी की एक विशेषता बताऊं तो इसने जो 4 साल के पेपर है उस चारों साल के पेपर में सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिया, मतलब हर यूनिट को उसने कवर कर लिया है। तो इस चारों में से वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन निकालेगा, हर पेपर में से दो दो एक एक, उन्हीं को वो पेपर बनाएगा 2022 का। तो इसलिए आपको सारे पेपर करने जरूरी है। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा क्या क्या 2022 मतलब आपके जो एग्जाम है कुछ दिन बाद उसमें आने की संभावना है। तो हम डिस्कस करते हैं अपना पोर्शन से। लिखा है इसमें, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अवधारणा व क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान से कैसे भिन्न है, मतलब अंतर बताने 3 मार्क्स में। 3 मुख्य भिन्नताओं का उल्लेख करने हैं आपके 3 मार्क्स में। 3 नंबर में अवधारणा बतानी है, 3 नंबर में आपको क्षेत्र बताना है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है। हम सीधा अपने आंसर पे आते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की अवधारणा व क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान से कैसे भिन्न है, किन्हीं 3 मुख्य भिन्नताओं का उल्लेख करना है। ठीक है, देखो अवधारणा क्या कहते हैं। 19वीं शताब्दी तक इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र व नागरिक शास्त्र को अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ाया जाता था। मैंने बताया था 1892 में इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। कहाँ पर? यूएसए में। और 1912 में इसका नाम, 16 में इसे मान्यता प्राप्त करी थी। 1892 में इसका नामकरण हुआ था। यूएसए इसकी जन्मभूमि कहा जाता है। सिंपल से शब्दों में बताऊं तो सामाजिक अध्ययन क्या है? सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है जो हमें सामाजिक वातावरण में सीखने के लिए, समझने के लिए तथा उसमें समायोजित होने में सहायता प्रदान करता है। ऐसे आपको डेफिनेशन लिखनी है। इसी के लिखा है कि 1911 में कमेटी ऑफ दी 10 ने इसमें समाजशास्त्र भी शामिल कर दिया। 1916 में इसके बहुत सारे परिवर्तन हुए, राष्ट्रीय परिषद बना जो इसको सामाजिक अध्ययन को बढ़ाता गया। क्षेत्र क्या है? इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, भौगोलिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है, तत्कालिक घटनाओं, ललित कलाओं का, व्यवहारिक का, राजनीति का, ये सब इसमें लिखने हैं आपको। अब दोनों में अंतर क्या है? देखो, सामाजिक शिक्षण निम्न स्तर की कक्षाओं में होता है, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान ऊपर की कक्षाओं में होता है। क्षेत्र इसका संकुचित है, अध्ययन का क्षेत्र इसका विस्तृत है। हम बोलते हैं कि सामाजिक अध्ययन में कौशलों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसमें खोजों को रिसर्च पे बेस दिया जाता है। तीसरा कि सामाजिक विषयों को एक ही रूप में पढ़ाया जाता है, इसमें पृथक अलग अलग रूप में पढ़ाया जाता है। व्यवहारिक ज्ञान पर बल देता है, ये सैद्धांतिक ज्ञान पे बल देता है। सामाजिक अध्ययन सभी बच्चों के लिए बना है, हर कोई बच्चा इसको सीख सकता है, ऐसा स्तर निर्धारित किया जाता है। और सामाजिक विज्ञान में ऐसा स्तर होता है कि जितना जितना ये हाई लेवल होता है उतने उतने उसमें बच्चे कम पहुंच पाते हैं। तो ये है। अथवा में आपका पूछा है, पाठ्यचर्या को परिभाषित कीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन पाठ्यचर्या निर्माण करते समय कौन कौन से 4 मुख्य सिद्धांतों को अपनाएंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ये जरूर कर लेना। सिद्धांत बताइए, और 2 है उपागम एवं अंतर विषय उपागम में अंतर बताइए। तो ये आपके मेन है। देखो पाठ्यचर्या, पाठ्य शब्द सब करिकुलम का पर्यायवाची है, जिसको बोलते हैं रेस कूस, मतलब कि अध्यापक रेस के मैदान में भागकर विद्यार्थियों के लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, तो उसी को पाठ्यचर्या किया गया। देखो मुनरो के अनुसार पाठ्यचर्या में वह समस्त अनुभव निहित है जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। सिद्धांत क्या है पाठ्यचर्या के? बाल केंद्रित मानने का सिद्धांत, क्रियाशीलता का, उपयोगिता का, लचीलेपन का, मानव संबंधों का और पर्यावरण केंद्र में मानने का सिद्धांत है इसके अंदर। फिर एकीकृत अंत्य विषयों काव्यों में अंतर देखिए। ये पहला की एकीकृत है, ये क्षमता आधारित होता है। पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों पर आधारित, मतलब अंत्य विषय एक साथ बहुत सारे विषय जुड़े होना। विषयों का एकीकरण व मिश्रण होता है, अलग अलग स्वतंत्र विषयों के रूप में अध्ययन होता है। उदाहरण भाषा व कला एकीकरण है। सामाजिक विज्ञान में जैसे भूगोल, इतिहास, ये इंटीग्रेटेड है और एकीकृत है। ये अलग है। इंटरडिसिप्लिनरी अंत्य विषय कहते हैं, एकीकृत इंटीग्रेटेड कहते हैं। तो ये आप लिखना चाहिए। रुचि व आवश्यकता क्षमताओं के आधार पर अध्ययन हेतु निम्न कक्षाओं में उपयोग होता है इसका, और विस्तार व गहराई के लिए उच्च कक्षाओं में उपयोग होता है क्या? अंत्य विषय। अगला क्वेश्चन है कि आपका आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व की चर्चा कीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर आपदा प्रबंधन के विभिन्न उपायों की व्याख्या कीजिए। मतलब 2 नंबर में महत्व आपके क्या होता है आपदा प्रबंधन, फिर 4 नंबर में आपदा प्रबंधन की आवश्यकता महत्व, 4 नंबर पे इसकी
विभिन्न उपायों को बताना। देखो, आपदा प्रबंधन प्रकृति या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जीवन और संपत्ति की रक्षा करने और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष तैयारी की जाती है। मतलब आपदाओं से बचने के लिए प्रबंध किया जाता है। यह सीधा खतरे को कम नहीं करता बल्कि योजना बनाकर जोखिम को कम करने में मदद करता है। इसकी आवश्यकता क्या है कि व्यक्तिगत दुख को कम करना, पीड़ितों की रक्षा करना, आपदा के बाद चिकित्सा सहायता और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, नुकसान व मतों को कम करना, महत्वपूर्ण जानकारी और रिकॉर्ड को सुरक्षित करना आपदा प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व है। आपदा प्रबंधन के उपाय आप कैसे करोगे? प्राथमिक स्तर शिक्षा पर विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन करके, विद्यालय आपदा प्रबंधन की योजना बना के, समय समय पर आपदा प्रबंधन से सही गाइडलाइंस देके, बाल प्रेरकों का चयन करके, विद्यालय में समय समय पर आपदा प्रबंधन का अभ्यास कराना, जैसे कि मॉक ड्रिल होती है ना बहुत सारी कक्षाओं में। फिर अथवा पूछा है, देखो सांस्कृतिक विरासत एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दिल्ली एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में कैसे है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है और पूरी संभावना है इसको आने की कि दिल्ली कैसे एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में है। देखो, विरासत क्या कहते हैं? सभी चल एवं अचल संपत्ति जो अपने पूर्वजों से मिलती है उसे विरासत कहते हैं। मतलब कि जो हमारे पूर्वजों से हमें मिल रही है और वर्तमान में भी वह अभी उपस्थित है, वो विरासत है हमारी। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे पोशाक आदि, संग्रहालय, समुदाय, जो भी है चीज़ आपकी संस्कृति, ये सब विरासत के रूप में होती है जो हमें अपनी पीढ़ी के लिए साथ साथ दूसरी पीढ़ियों के लिए भी संरक्षण करना आवश्यकता होता है। जैसे मंदिर, प्राचीन गुफा, कई इमारतें सांस्कृतिक विरासत की निशानी है जिसे सरकार या विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाता है। सांस्कृतिक विरासत के रूप में मूर्त संस्कृति जैसे भवन, पुस्तक, अमूर्त संस्कृति, लोकगीत, भाषा और प्रकृति संस्कृति में उद्देश्य और जैव विविधता आती है। संरक्षण की आवश्यकता क्यों करती है? क्योंकि पर्यटन माध्यम के रूप में लाभ व स्रोत आ सके, लोग अपने संस्कृति धरोहर और विरासत का संरक्षण कर सके, अपने विरासत संरक्षण की जानकारी दूसरे पीढ़ी को भी दे सकते, मौजूदा व्यवसाय को बनाए रखने के लिए, संस्कृति, परंपरा और मान्यता को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण करने के लिए, राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दिल्ली एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आपको दिल्ली में जितने भी ऐतिहासिक स्थल है इनको इसमें ऐड कर देना है। देखो, भारत की राजधानी विश्व का 8वां बड़ा देश है और कहा जाता है कि एशिया के बीच में स्थित है। क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। इसका स्थिति अक्षांश व देशांतर के रूप में, जलवायु अर्धशुष्क जलवायु है। उदाहरण जैसे लाल किला आप लिख सकते हो, लाल किला लाल पत्थर से बना है, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ये सब आपको इसमें ऐड करना है। ये 3 नंबर का, तो 3 पॉइंट 4 पॉइंट आप लिख सकते हो जितने भी ऐतिहासिक स्थल है। अब पूछा तीसरा आपका फिक्स है कि एक मेथड वाला क्वेश्चन आएगा, क्या समस्या समाधान विधि, स्रोत विधि, ये हर बार पूछा जाता है, और एक परियोजना विधि, 3 विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण में आप क्या समस्या समाधान विधि का उपयोग कैसे करेंगे, उदाहरण सहित बताना है। देखो, समस्या समाधान विधि छात्रों की समस्या दी जाती है, वह उसके कारणों की खोज निकालते हैं, नियम विधि के द्वारा उसे पूर्ण करते हैं तथा परीक्षण व मूल्यांकन के बाद समस्या का उचित मूल्यांकन करते हैं। मतलब एक समस्या दी जाती है और समस्या का मूल्यांकन करते हैं। सीवी गुड कहते हैं कि समस्या समाधान विधि अनुदेशन की वह विधि है जिसमें उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के द्वारा छात्रों को प्रेरित किया जाता है जिनके समाधान की आवश्यकता होती है। चरण क्या है? देखो, समस्या की पहचान करना, परिकल्पना का निर्माण करना, प्रयोग तथा परीक्षण देना, विश्लेषण और निष्कर्ष करना। देखो, ये कैसे मैं उदाहरण के द्वारा बता रहा हूँ। जैसे कि ये है वृक्षों की कमी की अनुभूति। बच्चे समस्या लेंगे, क्यों कमी हो रही है, हमें वृक्ष क्यों चाहिए, वृक्षों की आवश्यकता क्यों है, हम वृक्ष के बिना रह नहीं सकते, ये प्रश्न आएंगे। क्या वृक्ष हमारे लिए आवश्यक है? परिकल्पना करेंगे बच्चे, हाँ ये आवश्यक है, हाँ नहीं, बच्चों के आएंगे। स्थानीय वृक्षों का अध्ययन, चार्ट, पोस्ट आंकड़ों द्वारा वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए योजना का विचार, विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्मित चार्टों का। तो ये आपको इस तरीके से बताना है। उदाहरण देखें, प्रदर्शनी का आयोजन किया, स्थानीय लोगों से वृक्ष लगाने के लिए सहयोग लेना, वृक्षों को लगाना तथा छात्रों की उनकी देखभाल का उत्तरदायित्व समझना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अथवा आता है कि स्रोत विधि, मैंने बताया ना, सोर्सेज मैटर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 बार भी पूछ रखा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण में आप स्रोत विधि का उपयोग कैसे करोगे? सिंपल सा यही पूछता है हर बार। उदाहरण बताने, साथ में 4 मार्क्स के आपको। देखो, अभिप्राय उस वस्तु, व्यक्ति, स्थानीय घटना, साहित्य, कलाकृति आदि से जिनके द्वारा हमें सूचना या ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब सोर्स विधि, ये सोर्स मेथड वो होता है जो हम अपने पास्ट की चीज़ों को सीखने के लिए सोर्स के रूप में उपयोग करते हैं। वस्तु सामग्री संबंधी, जैसे कि बर्तन, मूर्तियाँ, शिलालेख आदि। मूर्ति सामग्री, रिकॉर्ड, ऐतिहासिक घटना, गाथा की लिखित रूपा
और मौखिक विवरण लोगों के मुख्य विवरण होते हैं इसमें। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में इसका उपयोग कैसे करोगे आप? उचित प्रार्थना हेतु स्रोतों का उपयोग, उदाहरण के लिए विद्यार्थियों के समक्ष मोहनजोदड़ो या हड़प्पा होने का वाली खुदाई के अवशेषों के चित्र, स्लाइड या फिल्म दिखा सकते हो। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना द्वारा जारी की गई मुद्रा से अवगत कराना, उनको योगदान से बच्चों के सबको परिचित कराना, तो ये हम सोर्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पाठ के प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण आदि एवं सामाजिक योगदान की जो प्रतिलिपि या रिपोर्ट है उनको दिखा सकते हो आप। कक्षाओं में विद्यार्थियों को लोक कथाओं से परिचित कर सकते हो। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मानचित्र और प्रदर्शनी का उपयोग कैसे करोगे? सामाजिक अध्ययन शिक्षण में संग्रहालय एवं शैक्षिक भ्रमण के 3 उपयोग बताइए। तो देखो इसमें हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपका मानचित्र, ग्लोब या एटलस के बारे में पूछ लेगा, या मानचित्र कौशल के बारे में पूछ लेगा, मगर मानचित्र का क्वेश्चन हमेशा आएगा, या आपका जो एग्जीबिशन लगते हैं या म्यूजियम के बारे में। देखो मानचित्र ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी देता है कि मानचित्र कहाँ कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर जलवायु पाई जाती है, कहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, कहाँ पर कौन सा देश है, तो ये मानचित्र हमें प्रदान करता है। प्रदर्शनी स्वनिर्मित उपकरण तथा सामग्री का प्रदर्शन होता है, मतलब हम जो चीज़ बनाते हैं उसको एग्जीबिशन में दिखाते हैं, क्या क्या बनाया हमने। शिक्षण अधिगम से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा निर्मित विभिन्न चार्ट, चित्र, मानचित्र, कार्टून सामग्री का प्रदर्शन विभिन्न प्रयोग क्रियात्मक कार्य में प्रोजेक्ट के रूप में किया जाता है। संग्रहालय यह हमारे धार्मिक, संस्कृति व ऐतिहासिक सामग्रियों को एकत्र व संस्कृतित करके रखती है, तो इसमें हम बच्चों को जाके संग्रहालय में म्यूजियम ट्रिप करा सकते हैं बच्चों को, कि म्यूजियम में बहुत सारी ऐसी सोशल स्टडी की चीज़ है सीखने की जो हमारे पास्ट में थी और उनको सुरक्षित करके म्यूजियम में रखा गया, तो ये आप बता सकते हो। शैक्षिक भ्रमण फील्ड ट्रिप के द्वारा, जैसे कि आप इंडिया गेट के बारे में पढ़ाना चाहो, लाल किला के बारे में, तो उसको हूबहू रियल चीज़ दिखा के, रियल एक्सपीरियंस देके वहाँ पर ले जा सकते हो। बच्चा बोलने से ज़्यादा देखने से सीखता है, इसलिए खोज व अनुसंधान की प्रगति के विकास में ही उपयोगी है। भ्रमण के लिए बच्चों की सर्वांगीण कौशल विकास होता है, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, तो ये लिखना है आपको इसमें। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन में आप किस प्रकार भेद करेंगे? अधिगमकर्ता मूल्यांकन के वैकल्पिक विधियां एवं उनके महत्व बताइए। 2-4-4 में आपका है। हमें जो प्रयत्न कर रहे हैं वह किसी सीमा तक मूल्यांकन है, इस बात का पता लगाना ही उनका मूल्यांकन करना कहलाता है। देखो मूल्यांकन क्या है? किसी भी बच्चों के पक्ष को, ये शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक पक्ष का अगर हम मूल्यांकन करते हैं या उनकी जांच करते हैं तो वो एक मूल्यांकन है कि बच्चों में कितना प्रदर्शन का सुधार हुआ, तो ये लिखना पड़ता है इसमें मूल्यांकन में। देखो सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन में भेद करना है तो अलग अलग बताना है। वो सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, पूरे वर्ष में औपचारिक व अनौपचारिक दोनों रूप से इसका काम होता है। विषयगत गतिविधियों का भी नियमित मूल्यांकन, समय व सुधार के आवश्यक अवसर मिलते हैं। व्यापक में सभी पक्षों, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिकता का मूल्यांकन, व्यवहार का, सक्रियता का मूल्यांकन, सर्वांगीण विकास पर हेतु उपयोग। वैकल्पिक विधिया में क्या है? साक्षात्कार विधि, प्रश्न बैंक विधि, उपलब्धि परीक्षण, खुली पुस्तक परीक्षा, परियोजना आधारित मूल्यांकन, अवलोकन, मौखिक प्रस्तुति, ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हो कि बच्चों का मूल्यांकन करने के जो अल्टरनेटिव मेथड होते हैं वो क्या है। इनके महत्व क्या है? नए कौशलों का विकास होता है, रचनात्मक में सुधार मिलता है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, अनुसंधान कौशलों का बढ़ाना, शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी का समर्थन। छठा क्वेश्चन आपका आता है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के किन्हीं 5 मूल्यों की चर्चा कीजिए। देखो सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, अनुशासनात्मक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। जैसे कि इसमें लिखा है सामाजिक मूल्य में सहयोग होता है हमारा, चारित्रिक में, नैतिक में चारित्रिक गुण आदर्श हमारे, जनतांत्रिक में न्याय स्वतंत्रता, अनुशासनात्मक में चिंतन, और सांस्कृतिक में प्राचीन वर्तमान संस्कृति रीति रिवाज, ये हमारे मूल्य हैं। जलवायु क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। देखो इसमें जलवायु क्षेत्र आता है आपका, कई बार आपका इसी में पूछ लेगा कि वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण क्या है। कई बार आपका पूछ लेगा भौगोलिक क्षेत्र या जलवायु क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता बताइए। एक जलवायु क्षेत्र एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जो पूरे वर्ष में, ये बोलता है कि पूरे वर्ष समान जलवायु स्थिति होती है तथा तापमान और वर्षा डेटा पहचाना जाता है। अब एल लीनो और ला लीनो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका भारत की जलवायु पर किसका प्रभाव पड़ता है। देखो एल लीनो स्पेनिश शब्द से बना, जिसका नाम है यीशु का बालक, जीसू का बालक। तापमान में बढ़ोतरी करता है, उच्च हवा का दबाव सतह पर पूर्वी प्रशांत महासागर से ही आती है, समुद्र में पानी गर्म होना शुरू हो जाता है इसके कारण। ला लीनो स्पेनिश शब्द छोटी बच्ची कहते हैं, तापमान में कमी आती है सतह पर
निम्न हवा का दबाव होता है, दक्षिण प्रशांत महासागर पर पानी ठंडा होता है। मतलब देखो एल नीनो का प्रभाव ये होता है कि इससे भारत पर सूखा पड़ जाता है, गरम गरम धाराएं आती है, बहुत गर्मी पड़ जाती है। और ला नीनो ठंडा लाता है, ठंडी ठंडी हवा चलता है, इससे बारिश होती है और पानी ठंडा हो जाता है। ला नीनो के प्रभाव से दक्षिण भारतीय मानसून में भारत में चोट पकड़ता है। मतलब कि जो ला नीनो है वो तेजी से ठंडा लाता है और दक्षिण पश्चिम मानसून पे भारत के प्रभाव पड़ता है। इससे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जो अपने केरल के राज्य में आपने देखा होगा ठंड में नवंबर दिसंबर में बाढ़ आ जाती है, तो ये इसका कारण है। सामाजिक अध्ययन शिक्षक के संदर्भ में राष्ट्रीय स्कूल परिषद की मुख्य विशेषता यही है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, रटने की प्रणाली को मुक्त करना, बच्चों के कौशलों का विकास करना, सर्वांगीण विकास पर बल देना, सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बताना, पर्यावरण संबंधी पूर्ण समझ विकसित करना, बच्चों में प्रेक्षण, पहचान व वर्गीकरण के कौशलों को विकसित करना, अपने क्षेत्र, राज्य व देश अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक समाज में नागरिकों की जिम्मेदारी भूमिकाओं को समझने की योग्यता विकसित करना। अथवा में पूछा है सामाजिक अध्ययन शिक्षक के आवश्यक गुण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोशल स्टडी टीचर के क्या कैरेक्टर्स है, क्या इफेक्टिव है उसके अंदर, और इसका जो न्यू करंट सिचुएशन में इसकी जो रोल है उसका पूछता है। देखो विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, पहला गुण। आत्मविश्वास, अपने विषयों का ज्ञान होना चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छी करने वाला होना चाहिए। शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, निपुणता होनी चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता का उन्हें ज्ञान होना चाहिए। बदलते समय में भूमिका क्या है? विद्यार्थियों में नैतिकता का विकास, समाज को सुधारने में इसकी भूमिका, सामुदायिक संसाधनों का उचित उपयोग करने में भूमिका, परंपरागत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से बाहर आना और नई नई रचनात्मक अधिगम को बढ़ावा देना। सामुदायिक संसाधन कौन कौन से हैं? प्रारंभिक स्तर पर सामुदायिक संसाधन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में विभिन्न प्रकार के सामुदायिक संसाधनों का उपयोग कैसे करोगे? 2+3 में पूछा है। सामुदायिक संसाधन आपके 4 प्रकार से होते हैं। आप भौतिक, भूगोलिक, सांस्कृतिक और ये लिख सकते हो इसमें मानवीय। भौतिक तत्व जैसे मिट्टी, पर्वत, खनिज, सांस्कृतिक रीति रिवाज, परंपरा, मानवीय जैसे शिक्षक, टीचर, जो भी कर्मचारी है वो। भूगोलिक में आपका आ सकता है मैच वैच, जो आसपास की दुकानें हैं वो। उपयोग कैसे करोगे? कौशलपूर्ण व्यक्तिगत को विद्यालय में आमंत्रित करना, अभिभावक शिक्षण संगठन के रूप में, त्योहारों व राष्ट्रीय दिवस बनाना, क्षेत्र भ्रमण, रेलवे व संस्कृति कैंप का आयोजन। तो ये इसका सामुदायिक संसाधनों का उपयोग हो गया। इसमें आप ऐसे ऐड कर सकते हो कि सामुदायिक संसाधनों का शिक्षण विधियों में उपयोग करना, सामुदायिक संसाधन के द्वारा किसी अवधारणा को समझाने में सामाजिक अध्ययन के उपयोग कर सकते हैं हम। निम्नलिखित में से किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो सामाजिक लक्ष्य एवं अनिवार्यता, ये आपके तीसरे चैप्टर में से आपका हेडिंग ही उठा के दे दिया कि सोशल गोल्स एंड इरिटेटिव्स, ऐसी कुछ लिखा था। ये सामाजिक लक्ष्य वे लक्ष्य होते हैं जो अंत आपको किसी सामाजिक कार्य से जोड़ते हैं। सामाजिक प्रकृति अनिवार्यता एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका मिशन वैश्विक सामाजिक प्रकृति को आगे बढ़ाकर दुनिया भर के लोगों के जीवन में सुधार करना होता है। मतलब कि सामाजिक प्रगति अनिवार्यता भी इसी को कहते हैं, जो गैर लाभकारी संगठन होता है जो वैश्विक और सामाजिक स्तर पर प्रगति करने की बात करता है। हमारा मजबूत, समग्र और अभिनव समाज उपकरण सामाजिक प्रगति सूचकांक मांगता है। ये नागरिक कितने स्वस्थ सुरक्षित है उनको भी देखता है। सर्वेक्षण किसे कहते हैं? सर्वे बोलते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में विभिन्न विषयों प्रकरणों संबंधी सूचनाओं का संग्रह करने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा कि सर्वे के द्वारा हम तरह तरह के किसी घर पे जाते हैं और उनके विचारों, व्यक्तियों, रीति रिवाजों को ग्रहण करते हैं। वास्तविक या वस्तुनिष्ठ आंकड़ों से संबंधित होता है, विचारों से संबंधित होते हैं। प्रश्न पत्र के विभिन्न घटक जैसे उनकी विशेषता, घटक, ब्लूप्रिंट, वस्तु विश्लेषण, अधिगम करता है प्रदर्शन का विश्लेषण। देखो ब्लूप्रिंट की विशेषता क्या है? इससे हम अच्छे प्रश्न का पत्र का निर्माण कर सकते हैं, सभी कौशलों को विकसित कर सकते हैं। वस्तु विश्लेषण मतलब कि इसके द्वारा हम प्रश्नों के जो मार्क्स आए उसको विश्लेषण, एनालाइज कर सकते हैं और किस बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, किसका गिरा, तो उसमें सुधार कर सकते हैं। अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का विश्लेषण, बच्चों ने कैसा प्रदर्शन करा, परफॉर्मेंस, उसका विश्लेषण करते हैं हम सांख्यिकी के द्वारा। नमूना प्रतिमान चित्र एवं चार्ट की सामाजिक अध्ययन शिक्षण में महत्व एवं उपयोगिता बताइए। देखो प्रतिमान जिसे मॉडल कहते हैं और चार्ट है और चित्र, तीनों की आवश्यकता बतानी है। देखो वस्तु को स्पष्ट कराना, विजुअल के रूप में उसका उपयोग करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायक सामग्री के रूप में उपयोग करना, शिक्षण प्रक्रिया में नवीनता लाना और रोचकता,
बच्चों में सक्रियता भागी लाना इसका काम है, और इंटरेस्ट डेवलपमेंट करना। चित्र विभिन्न दृश्यों को इसके द्वारा दिखाना संभव है। बच्चे चित्र पसंद करते हैं, वह कक्षा में प्रतिक्रिया करते हैं। चित्र पाठ को रोचक बनाता है। चार्ट द्वारा तुलना करना सिखाना, विश्व जनसंख्या तुलना, ये सब आप चार्ट के द्वारा समझा सकते हो। वस्तु की आंतरिक रचना व कार्यप्रणाली की जानकारी देता है। शैक्षिक प्रकरणों को सुनिश्चित क्रमबद्ध ज्ञान कराने में व कौशलों में विकास में ये उपयोगी है। तो इस प्रकार से आपका ये पेपर पूरा खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए। 20 मिनट की वीडियो में 20 पेज आपके कंप्लीट होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सारे, इसलिए आप वीडियो को जरूर देखना।